नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी की लिखी हुई गज़ल। गज़ल उर्दू और फ़ारसी में लिखे शेर होते हैं। अलग अलग शेर मिलकर गज़ल बनते हैं। गज़ल छंद है। तो इस गज़ल के पहले शेर को हम पढ़ते हैं। उससे पहले इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ को हम जान लें। नौरस अर्थात नया रस, ये वसंत ऋतु के लिए उपयोग में लाया गया है। दूसरा है गूंचे, जिसका अर्थ होता है बंद, अर्थात फूलों की कलियाँ। तीसरा है पंखड़ियों, अर्थात पंखुड़ी, नाजुक, कोमल या मुलायम। गिरहें, गांठ, फूल खिलने से पहले की अवस्था, उसे हम गांठ कहते हैं। बू का यहाँ पे अर्थ होगा खुशबू। गुलशन, जिसका अर्थ है बाग बगीचा। पर तोले हैं, पर पंख और पर तोले हैं, इसका अर्थ होता है पंख फैलाकर उड़ जाना। इस शेर के माध्यम से शायर फिराक गोरखपुरी वसंत ऋतु में फूल बनने और उसकी खुशबू फैलने का वर्णन करते हैं। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत शेर से शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि वसंत ऋतु में कलियों में नए रस भरने लगते हैं, उसकी नाजुक गांठें खुलने लगती है, कली से फूल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है मानो फूल के रंग और खुशबू दोनों बाग में उड़ने के लिए पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगते हैं। यानी बगीचे में और वातावरण में खुशबू और रंग हमारे पूरे वातावरण में चारों ओर फैलने लगते हैं। इसके शिल्प सौंदर्य को देखें। पहला, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। दूसरा, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में सफल है। तीसरा, सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया, जैसे नौरस, गूंचे, पंखड़ियों, गुलशन आदि। चौथा, भाषा प्रतीकात्मक है। पांचवा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे शेर की ओर बढ़ें। इसमें कठिन शब्द है झपकावें, अर्थात अपने आँखों को खोले बंद करें। जर्रा जर्रा कणकण, हो यारों, हे दोस्तों, सब, रात, सन्नाटे, अर्थात शांत। प्रस्तुत शेर से शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जब रात हो जाती है तो आकाश में चमकने वाले तारे मानो वो अपनी आंखें बंद कर रहे हो और खोल रहे हो। उस समय प्रकृति का कण कण सोया हुआ होता है, शांत होता है। इसलिए शायर कहते हैं कि हे दोस्तों, रात को जो ये सन्नाटा, ये जो माहौल है, मानो प्रकृति हमें इससे कुछ संदेश देना चाह रही हो। तुम भी इस संदेश को ध्यान से सुनो कि क्या कहना चाह रही है। तीसरे शेर को पढ़ें। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोलेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। हम हो, ये बहुवचन में है। किस्मत भाग्य, लक, एक। प्रस्तुत शेर से शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, वो और उनका किस्मत दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। हम लोग अपने जीवन की सफलता और असफलता दोनों परिस्थिति में भाग्य को ही दोषी ठहराते हैं। दूसरी ओर हमारी किस्मत भी यही करती है। किस्मत भी मनुष्य की असफलता और सफलता के लिए मनुष्य को ही दोषी ठहराती है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के कर्मनिष्ठा के लिए, कर्महीनता के लिए एक दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं।
इसमें द्वंद्व है किस्मत और इंसानों में। कुछ नोट है, लिख लीजिए नोट में। कर्महीन व्यक्ति के लिए ये कहा गया है कि जिस तरह वो व्यक्ति अपने किस्मत को दोषी ठहराता है, उसी तरह किस्मत भी कहता है कि मैं भी किस कर्महीन व्यक्ति का किस्मत हूँ जो कोई कर्म ही नहीं करता। वह अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ करता ही नहीं। इसी शेर से आपके पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न भी पूछा गया है, जिसे हम बाद में देखेंगे। चौथे शेर को पढ़ें। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। व्याख्या से पहले इसमें जो शब्द आया है पर्दा, उसका अर्थ है रहस्य का उद्घाटन करना। इससे फिराक गोरखपुरी जी अपने आलोचकों को जवाब देते हैं। व्याख्या देखें कि प्रस्तुत शेर के माध्यम से शायर फिराक गोरखपुरी अपने तमाम आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि संसार के लोग जो मुझको बदनाम करने में लगे हुए, जो मुझको ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं बदनाम हो जाऊं, काश उनमें इतना समझ होता, काश वो इतना सोच सकते कि वे मेरे रहस्य की बातों को दुनिया के सामने लाने की प्रयास कर रहे हैं या अपने रहस्य को संसार के सामने रखने का रास्ता बना रहे हैं। अब पाँचवें शेर को पढ़ें। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बददुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे कीमत, अर्थ होगा मूल्य, कॉस्ट, अदा करना, चुका देना, बददुरुस्ती ए होशो हवास, पूरी तरह से होश में अपने विवेक के साथ बात करना या होश में बात करना, सौदा, खरीदना। इसकी व्याख्या देखें कि प्रस्तुत शेर से शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको पाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, और ये बात मैं अनमने ढंग से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने पूरे होशो हवास में विवेक के साथ कह रहा हूँ। मैं पूरे होश के साथ बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए दीवाना भी बनने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए पागल बन गया हूँ। इसमें एक मुहावरा आया है, कीमत अदा करना। सभी का शिल्प सौंदर्य वही होंगे, बस जिसमें थोड़ा अलग होगा वो मैं बता दूंगा। अब छठे शेर को पढ़ें। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं, गम जिसका अर्थ होता है दुख, अदब जिसका अर्थ होता है सम्मान, पासे अदब जिसका अर्थ होता है सम्मान के साथ, ख्याल जिसका अर्थ होता है ध्यान। इसकी व्याख्या को देखें। प्रस्तुत शेर के माध्यम से शायर फिराक गोरखपुरी अपने प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें जो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, उसका सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। मुझे उनका भी ख्याल रहता है, मुझे समाज के लोगों का भी ख्याल रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे दुख में समाज के लोगों से छुप के रो लेता हूँ। मैं उनसे छुप के उस दुख को बयां कर लेता हूँ। इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो है पुनरोक्ति अलंकार, जो कि चुपके चुपके है। सातवां शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अगर आप इसके दूसरी पंक्ति को ध्यान से देखेंगे तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, शायद आपको याद हो ना हो, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। यहाँ मतलब उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। इसके कुछ अर्थ, कुछ कठिन शब्द के अर्थ को देखें। पहला है फितरत, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है प्रकृति
दूसरा है स्वभाव। इस शेर में हम फितरत का अर्थ प्रकृति को लेकर चलते हैं। दूसरा है कायम, जिसका अर्थ होता है नियम, रूल। तवाजुन, जिसका अर्थ होता है संतुलन, बैलेंस। हुस्न, इसका अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता। इश्क, इसका अर्थ होता है प्रेम। आलमे हुस्नो इश्क, अर्थात प्रेम और सौंदर्य के बीच, खुद, स्वयं, सेल्फ। इसकी व्याख्या को देखें कि प्रस्तुत शेर से शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि प्रेम और सौंदर्य के बीच प्रकृति का संतुलन हमेशा कायम रहता है, क्योंकि प्रेम और सौंदर्य हम उतना ही पाएंगे जितना हम खुद में प्रेम और सौंदर्यता को खोएंगे, समर्पित करेंगे। अच्छा, प्रेम को कैसे हम पा सकते हैं, बताइए। पॉज करिए वीडियो को और सोचिए। प्रेम को हम आत्मसमर्पण से पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में प्रेम और सौंदर्यता का संतुलन हमेशा कायम रहता है। अब 8वें शेर को देखें। इसमें मुहावरे का भी इस्तेमाल किया गया है 8वें शेर में। पहले पढ़ते हैं। आबो ताब असआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसमें आए कुछ शब्दों के अर्थ को देखें। सबसे पहला इसमें एक मुहावरे का उपयोग किया गया है जो है आंखें रखना, जिसका अर्थ होता है नज़र रखना या आस लगाए रखना या देखना। आबो ताब असआर, इसका अर्थ होता है चमक दमक के साथ। आंखें रखो हो, देखने में सक्षम हो। बैतो, शेर जो हम पढ़ रहे हैं। जगमग बैतो, चमकता हुआ शेर। रोले हैं, कष्ट, पीड़ा, दुख। इस शेर से फिराक गोरखपुरी जी अपने तमाम आलोचकों को उत्तर देते हैं जो उनके शेर को कोई महत्व नहीं देते हैं, उनकी कविताओं को महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ शब्दों के खेल समझते हैं। तो इसके अब व्याख्या को देखें। प्रस्तुत शेर के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी अपने उन सभी आलोचकों को उत्तर देते हैं कि मेरी जो शायरी है इसे तुम चमक दमक के साथ देख रहे हो और उन शायरी को तुम ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हो। इसे तुम अच्छे से देख और समझ सकते हो। भगवान ने तुम्हें भी आंखें दी हैं, तुम भी इसे देख सकते हो कि क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या मेरे भाव हैं या मेरी भावनाएं हैं। जब मैं लोगों के दुख, दर्द, कष्ट या पीड़ा को देखता हूँ तब मैं उसे लिखता हूँ। तुम्हें उनमें छिपी भावनाएं नहीं दिखाई देती हैं, उनमें मेरी भावनाएं हैं, उनमें अन्य लोगों की भावनाएं हैं। तुम्हें दृष्टि है, भगवान ने दृष्टि दी है, तुम देख सकते हो, तुम उसे समझ सकते हो। इसमें अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है जो है आबोताब, और एक मुहावरे का भी उपयोग किया गया है जो है आंखें रखो हो। सेकेंड लास्ट शेर को पढ़ें, यानी 9वें शेर को पढ़ें। ऐसे में तू याद आए है अंजू मने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। इसमें आए कुछ शब्दों के अर्थ को देखें। अंजू मने मय खाना या शराब खाना। रिंदो शराबियों या शराबी। इसकी व्याख्या को देखें। प्रस्तुत शेर के माध्यम से शायर फिराक गोरखपुरी अपने प्रेमिका को कहते हैं
कि आज हम अलग हैं तो तुम मुझे बहुत याद आ रही हो। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक शराबी को शराब की महफिल में शराब की याद आती है, और जब आधी रात हो जाती है तब भगवान के देवदूत, भगवान के फरिश्ते संसार के सामने पाप का अध्याय खोल देते हैं। इस शेर में एक शब्द है तू। ये किसे संबोधित कर? तू कवि की प्रिय, कवि की प्रेमिका को संबोधित कर रहा। इससे ये प्रश्न आता है, कवि किसे याद कर रहे हैं और कब याद कर रहे हैं? तो कवि अपने प्रेमिका को याद कर रहे हैं और वियोग की अवस्था में याद कर रहे हैं। अंतिम शेर है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इसमें शब्द आया है सदके फिराक। इसका अर्थ होगा ए फिराक, या ए फिराक तेरे काव्य, या पे कुर्बान। एजाजे सुखन बेहतरीन शेर या कविता। उड़ा ली, उड़ा लेना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चोरी कर लेना, लेकिन यहाँ उसका अर्थ ये नहीं होगा। इसका अर्थ होगा लिख लेना। अपने अंतिम शेर से फिराक जी खुद की तारीफ करते हैं। इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत शेर के माध्यम से फिराक गोरखपुरी अपनी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि ए फिराक, तुम इतनी बेहतरीन रचना कैसे कर लिए? तुमने इतना आनंद देने वाला शेर कहाँ से कर लिया? तुमने इतनी सुंदर शायरी कैसे लिख ली? क्योंकि तुम्हारी गज़ल के हर एक शेर में तो मीर अर्थात मिर्ज़ा गालिब की रचना दिखाई देती है। तुम्हारी रचना को पढ़कर मिर्ज़ा गालिब की रचनाओं की याद आ जाती है। तुमने लिखा कैसे? तुम्हारे साहित्य को पढ़ने से तो मिर्ज़ा गालिब की रचनाओं को पढ़ने का आनंद मिलता है। इसमें एक मुहावरे का भी उपयोग किया गया है, वो है उड़ा लेना। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देखेंगे एक अगले लेक्चर में। अभी धन्यवाद।